केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये खबर आपने देखी। ये सवाल रोजाना हम पूछते हैं, इसी वक्त पूछते हैं इसलिए कि शायद छूट गई होगी, एंगल छूट गया होगा और ये सही समय होता है इन खबरों को जानने का। तो चलिए इत्मीनान से देखते हैं। बिहार में चुनाव की बात हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान आज योगी और अखिलेश यादव के बीच में एक तीखी बयानबाजी दिखी। योगी ने बिना नाम लिए राहुल तेजस्वी और अखिलेश को पप्पू, टप्पू, अप्पू कहकर तंज कसा। अखिलेश यादव की बारी आई तो योगी समेत पूरे बीजेपी को गप्पू और चंपू कहकर जवाब दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से धुआंधार रैलियां की जा रही हैं। बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान योगी और अखिलेश की सियासी अदावत एक बार फिर जग जाहिर हो गई। बिहार में प्रचार के दौरान योगी ने विपक्षी दलों के नेताओं की तुलना गांधी के 3 बंदरों से कर दी। इस दौरान योगी ने बिना नाम लिए राहुल तेजस्वी और अखिलेश को पप्पू, टप्पू और अप्पू कह डाला, तो वहीं अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी समेत पूरी बीजेपी को गप्पू, चप्पू कह डाला। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी को पप्पू टप्पू कह रहे हैं योगी जी भी सभा में कह रहे हैं। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। योगी और अखिलेश के बीच तीखी बयानबाजी यही नहीं थमी। अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जिसकी वजह से योगी ने मंच से अखिलेश को माफिया और घुसपैठियों का समर्थक बताया, तो अखिलेश यादव ने योगी को इशारों में घुसपैठिया और एकरंगी कहकर तंज कसा। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि हमारे एकरंगी को नाम बदलने की बीमारी है। पहले अपना प्रदेश बदला, फिर अपनी वेशभूषा बदली और फिर अपना नाम, काम और पार्टी भी बदल दी। ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। हमारे एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। जो एक रंगी हैं उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। उन्होंने शुरुआती से न केवल अपना प्रदेश बदला है बल्कि वेशभूषा भी बदल ली है। जो लोग जानते होंगे वो नाम भी बदले हैं, अपना काम भी बदले हैं, पार्टी भी बदले हैं। बिहार चुनाव में योगी और अखिलेश की सियासी अदावत पहली बार नहीं दिख रही। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव में बुर्के की जांच को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं। अखिलेश ने बुर्के की जांच को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था, तो योगी ने इसे विकास बनाम बुर्के वाली सियासत से जोड़ दिया था। फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर
बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? बिहार चुनाव में योगी और अखिलेश की तीखी बयानबाजी ने चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता को साधने के लिए बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भी लगा दिया। योगी समेत पूरी बीजेपी जानती है कि विपक्ष के एमवाई समीकरण को काटने के लिए हिंदुओं को एकजुट करना पड़ेगा। इसके लिए बटेंगे तो कटेंगे वाला दांव ही सबसे सही है। बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। योगी और अखिलेश के बीच आरोप प्रत्यारोप में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े। केशव मौर्य ने अखिलेश के शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए वोट मांगने पर सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माफिया के बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर अखिलेश का चरित्र उजागर हो गया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को जवाब देते हुए ये पूछा, आखिर ओसामा नाम में खराबी क्या है? लालू यादव जी की सरकार के समय उसमें शहाबुद्दीन नाम का इंटरनेशनल माफिया कहिए, अपराधी कहिए, आतंकवादी कहिए हुआ था। ये उसी का बेटा है ओसामा, और उसको रजत ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, और अगर ये समर्थन करके वहाँ लड़ा रहे हैं और श्री अखिलेश यादव प्रचार करने जा रहे हैं, तो दोनों का चरित्र उजागर हो गया है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं सकते। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान योगी की तरफ से पप्पू, टप्पू और अप्पू वाली भाषा पर कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से सवाल उठाया गया। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर ने योगी की तुलना नफरत के आर्किटेक्ट से कर दी। आप उसको वोट दीजिए जो बिहार का भविष्य ठीक कर सके। आप उसको वोट दीजिए जो आपका भविष्य ठीक कर सके। आप उसको वोट दीजिए जो आपको रोजगार दे सके। आप उसको वोट दीजिए जो बिहार की धरती पर विकास कर सके। ऐसा कोई भी नेता जो प्रधानमंत्री की जबान बोले, उसकी बातों में हरगिज नहीं आना। वो नफरत के आर्किटेक्ट हैं, नफरत की ही बात करेंगे। दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, दुष्प्रचार ही करेंगे। पूरा यूपी से चलकर बिहार में आए हैं यह बताने के लिए, जिसको बिहार की जनता भरपूर पसंद करती है। आप देख सकते हैं उनके जो चुनावी भाषण है या चुनावी मंच है, उस पर देख सकते हैं कि कितने लोग उनको पसंद करते हैं। बिहार का ये अपमान जो योगी जी कर रहे हैं या करने का कुचेष्टा कर रहे हैं, उसका जवाब इस पर पूरी तरह से बिहार देगा। बिहार चुनाव में योगी के चुनाव प्रचार से विपक्षी दलों में खलबली मची है, क्योंकि पिछले चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। योगी ने हरियाणा में 14 रैलियां की, 9 सीटों पर जीत मिली। हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट 64% रहा। वहीं महाराष्ट्र में योगी ने 12 रैलियां की, जिनमें 11 सीटों पर जीत मिली। महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट 92% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों सीटें जीती। यहाँ योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। दिल्ली में योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 11 सीटें जीती। दिल्ली में योगी का स्ट्राइक रेट 79% रहा। योगी का यही स्ट्राइक रेट देखकर विपक्ष का सिरदर्द बढ़ गया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी देश नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। योगी आदित्यनाथ जी सब जगह, सब लोग उनकी बहुत मान्यता है। अखिलेश जी एक प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाते हैं, लोकसभा हारते हैं, विधानसभा हारते हैं, और बिहार में जैसा सर ने कहा कि उनके कैंडिडेट ही नहीं लड़ रहे हैं, तो उनका तो कोई वहाँ वजूद ही नहीं है, और उनके पास खाली तुष्टीकरण की राजनीति है। और अखिलेश जी का समय याद करके जनता अभी भी डर जाती है। कितना भ्रष्टाचार था, कितना जातिवाद था और कितना धार्मिक तुष्टीकरण था। योगी और अखिलेश के स्ट्राइक रेट में काफी अंतर है। बावजूद इसके दोनों नेताओं के बीच सियासी अदावत और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अब देखना यह है, क्या योगी बिहार में अपनी स्ट्राइक रेट बरकरार रख पाते हैं, या फिर अखिलेश बिहार चुनाव में प्रचार कर अपने सहयोगियों को जीत दिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी की स्ट्राइक रेट ये बताती है कि जहां जहां योगी के चरण पड़े वहां पर जीत सुनिश्चित है। परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जीत तय होती है, क्योंकि योगी का अंदाज, योगी से लोग जुड़ते हैं, वोटर जुड़ जाते हैं। चलिए बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के भी अपनी बात कही,
और एक्सट्रीमिस्ट कहकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब ओवैसी ने सीमांचल से चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी पर करारा प्रहार किया है। यह रिपोर्ट देखिए। कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। बिहार चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच इस बार मुस्लिम वोटर्स को अपने अपने पाले में खींचने की जद्दोजहद चल रही है। एनडीए ने मुस्लिम वोटर को आरजेडी के खिलाफ करने के लिए मुस्लिम डिप्टी सीएम का दांव चला, तो आरजेडी सरकार बनने पर वक्फ बिल फाड़ के फेंकने की बात कह रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी अलग ही मुसलमानों के खलीफा बनने निकल पड़े हैं। यानी मुस्लिम वोटर को रिझाने के चक्कर में सियासी दलों के बीच उथल पुथल मची है। लेकिन अब मुस्लिम वोटर्स को लेकर तेजस्वी और ओवैसी आमने सामने आ गए। तेजस्वी ने एक इंटरव्यू के दौरान ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया, जिससे ओवैसी भड़के हुए हैं। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी ये ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। ओवैसी के बयानों से आप उनके गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ओवैसी अब परिवार और पार्टी दो अपना यही गुस्सा आरजेडी के खिलाफ बिहार के मुस्लिम वोटर्स के बीच भरने में जुटे हैं, जिससे बिहार चुनाव में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाए। 15 साल परिवार को मिले, अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे। मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तेजस्वी के एक्सट्रीमिस्ट वाले बयान को हथियार बनाकर बिहार चुनाव की पूरी पटकथा पलट सकते हैं, क्योंकि ओवैसी को पता है बिहार में करीब 18% मुसलमान हैं। बिहार में 51 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 67% है। 35 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 18% है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी करीब 30% के आसपास है। ओवैसी ने 2020 में सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। ऐसे में इस बार भी ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स को साधने की है, जिसमें तेजस्वी को सबक सिखाया जा सके। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया, तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। ओवैसी जिस तरह से तेजस्वी के बयान को उठा रहे हैं, उससे साफ है आरजेडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अब आरजेडी इस मुद्दे से खुद को निकालने में जुट गई है। आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर ने इस मुद्दे को धर्म की राजनीति से अलग सामाजिक न्याय से जोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर जातिगत गैर बराबरी को दूर करने का जो इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत आदरणीय लालू जी ने किया था सामाजिक न्याय के आधार पे, और अभी जो तेजस्वी जी कह रहे हैं वो आर्थिक न्याय का है। ये जो संवैधानिक तरीके से सामाजिक न्याय से आर्थिक न्याय तरफ बढ़ने का जो चेष्टा है या जो प्रयास है, उसको पूरे बिहार की जनता पसंद कर रही है। तेजस्वी यादव के बयान को डाइवर्ट करने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन ओवैसी ने इस मुद्दे को बिहार के आम मुसलमानों के बीच ले जाने में सफल हो गए हैं। बिहार के मुस्लिम तेजस्वी के एक्सट्रीमिस्ट वाले बयान से काफी नाराज हैं, लेकिन उनके पास बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी को वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इस बार का चुनाव का जो माहौल है, पूरा बदलाव का माहौल है। हम लोग सब बेरोजगार हैं, सिर्फ इसी मुद्दे पे बात हो रहा है। रोजगार नहीं है बिहार में,
ये सब बाहर खटने वाले हैं, सब बाहर से आए हैं इलेक्शन के लिए। जो इस बार सरकार बदलना है, तेजस्वी को लाना है। ओबीसी साहब जो बोला है सही बात बोला है। बात ये है लॉकडाउन से जो है, लॉकडाउन से जितना लड़का सब पढ़ रहा था, लॉकडाउन से सब बेरोजगार हो गया, उसका पढ़ाई खत्म हो गया, घर से उसको लोग को निकालने के लिए नहीं मिला, सब कोई बेरोजगार होकर बैठा हुआ है घर में। बिहार में मुस्लिम वोटर्स की सबसे बड़ी ठेकेदार आरजेडी मानी जाती है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी मुस्लिमों को रिझाने के लिए वक्फ बिल फाड़ने का शिगुफा लेकर आए थे। हालांकि सत्ता पाने के बावजूद वक्फ बिल को हटाना तेजस्वी के बस की बात नहीं है। उधर बिहार में नई सियासत की अलग जगाने वाले प्रशांत किशोर भी वोट के लिए मुस्लिमों को अल्लाह का वास्ता देते नजर आ रहे हैं। सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम। तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जन सुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ। बिहार में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए हर दल एड़ी चोटी का जोर लगाए बैठा है। सियासी दलों की तरफ से हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। ओवैसी को हल्का साबित करने के लिए तेजस्वी ने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट तो कह दिया, लेकिन अब तेजस्वी का यही बयान पूरी आरजेडी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। ऐसे में अब देखना है कि क्या आरजेडी तेजस्वी यादव के बयान से खुद को बचा पाती है। क्या ओवैसी इस बयान से मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार का मुसलमान इस बार आरजेडी से अलग होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम का के बिगड़े बोल, तेजस्वी की जुबान काटने की धमकी दी गई है। एक बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव का आंख निकालने की धमकी दी। तो एआईएमआईएम के तौसीफ ने एक बड़ी बात कह दी। तौसीफ आलम ने तेजस्वी के खिलाफ बयान दिया। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। तेजस्वी तुम्हारा, तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम नाइन फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं जो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम। चरमपंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। ए मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। तो चरमपंथी, आतंकवादी और इसे लेकर समझाने की अब एक तैयारी शुरू हो गई है कि एआईएमआईएम से ओवैसी को किसने क्या कहा। एक तरफ ओवैसी समझा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थक समझा रहे हैं, लेकिन समर्थकों के समझाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक तरफ एनडीए और महागठबंधन लड़ रही है और कुल मिलाकर दूसरी तरफ दो भाई तेजस्वी और तेज प्रताप परिवार और पार्टी से निष्कासन के बाद तेज प्रताप को लेकर के अकेले ही बिहार के चुनाव में ताल ठोक रखी है। लेकिन तेज प्रताप के बयानों से लग रहा है कि उनके निशाने पर एनडीए नहीं बल्कि राहुल गांधी है। ऐसा क्यों? तेज प्रताप को राहुल गांधी से क्या दिक्कत है? क्यों तेज प्रताप बार बार राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में यूं तो किरदार ही किरदार है, लेकिन समर्थकों के बीच तेजू भैया के नाम से फेमस तेज प्रताप यादव की बात ही अलग है। तेज प्रताप जब भी कैमरे पर बोलते हैं तो रील के जमाने में उनके वीडियो को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और शेयर करते हैं। तेज प्रताप का अंदाज क्यों है इतना खास? राहुल गांधी से तेज प्रताप क्यों रहते हैं नाराज? राहुल गांधी है बहाना, क्या तेजस्वी है निशाना? तेज प्रताप अपने चुटीले अंदाज से विरोधियों को ध्वस्त कर देते हैं। अब उनके विरोधी चाहे राहुल गांधी हो या फिर छोटे भाई तेजस्वी यादव। तेज प्रताप को लालू प्रसाद ने परिवार और पार्टी दोनों से निष्कासित कर रखा है, इसलिए तेजू भैया अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में है। लेकिन हर कोई ये सोचने को मजबूर है कि तेज प्रताप यादव के निशाने पर इस चुनाव में विशेष तौर पर राहुल गांधी क्यों है।
राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए बेगूसराय के एक तालाब में कूदे तो तेज प्रताप ने राहुल के भविष्य पर अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी। आप भी सुनिए। मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर। तेज प्रताप की सियासत का अंदाज अलग है, तौर तरीका अलग है। तेज प्रताप के प्रशंसक और समर्थक इस अंदाज के कायल हैं। इसलिए तेज प्रताप जब भी मुंह खोलते हैं राहुल गांधी की छवि पर थोड़ा डेंट तो कर ही देते हैं। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना और पॉल्यूशन फैलाना। बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप का हर वो बयान सीधा होता है। वो जो कहते हैं स्पष्ट कहते हैं। तेजू भैया जलेबी की तरह गोल मोल नहीं बोलते। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए, तब वो जब छान रहे हैं। जब बात सम्मान और अपमान की आती है तो तेज प्रताप यादव की लाइन एकदम क्लियर होती है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी की छठ को लेकर आस्था पर प्रहार किया था। अमर्यादित बयान देते हुए राहुल ने इसे पीएम का ड्रामा बताया था। बड़ी बात यह कि तेज प्रताप पीएम मोदी के अपमान पर चुप नहीं रहे। कौन ड्रामा? राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? तेज प्रताप यादव महुआ सीट से अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने तेज प्रताप के खिलाफ मुकेश रोशन को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप के खिलाफ मुकेश रोशन का प्रचार खुद तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव महुआ में तेजस्वी के लिए प्रचार करने से नाराज हैं और इसलिए ही तेजस्वी के सियासी साथी राहुल गांधी को लगातार घेर रहे हैं। राहुल गांधी महागठबंधन का हिस्सा हैं, क्या इसलिए ही तेज प्रताप उन पर हमला कर रहे हैं? राघोपुर में एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। तेज प्रताप एक्शन में है और विरोधी टेंशन में, इसलिए आरजेडी के नेता दबी जुबान में तेज प्रताप पर छुटपुट हमला करते हैं। आरजेडी नेताओं को डर है परिवार फिर से एक हो गया तो। तेज प्रताप ने अपनी याददाश्त वाली डायरी खोल ली तो कौन आरजेडी में रहेगा, कौन बाहर? बिहार की जनता वाकई में सब कुछ समझ रही है और बिहार की जनता पे हम सबको भरोसा है। हम लोग उन्हीं के साथ संवाद कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल और जवाब जो है वो बिहार की जनता ही तय करेगी। उसका अगला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होंगे, वो हमारे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये आज गर्व अपने आप में महसूस कर रहा है। और उस समाज के लिए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से सोच रखना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि एक वाती पिछड़ा मल्ला का बेटा आगे बढ़े। तेज प्रताप अपने ब्लैक बोर्ड पर अपनी ही सियासत का भविष्य लिख पाएंगे या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल तेजू भैया ने विरोधी खेमे में खलबली जरूर मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कुछ और रिपोर्ट्स और खासकर ललन सिंह ने आखिर क्लीन चिट क्यों दे दी अनंत सिंह को, ये जरूर देखिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।